नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल डोंगरे। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ नागपुर में। हमने इसके पहले वीडियोस में आपको बताया था कि स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है हम दो भागों में आज कवर करेंगे। एक इस्केमिक स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट है और सेकेंड हेमोरेजिक स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है इसका ट्रीटमेंट भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्यूट या हाइपर एक्यूट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, और सेकेंड पार्ट है इसका प्रोफाइलैक्सिस। तो जो एक्यूट या हाइपर एक्यूट ट्रीटमेंट है इसमें गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है और वो 4 से 4.5 के घंटों के भीतर अस्पताल में पहुंचता है तो उसे थ्रोम्बोलाइसिस का फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नामक कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको इंजेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा जो क्लॉट होता है उसको हम लोग पिघला सकते हैं उसको, और जो रास्ता दबा हुआ है ब्लड फ्लो का उसको हम दोबारा संचालित कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्रोम्बोलाइसिस। अगर कोई व्यक्ति 4 साढ़े 4 घंटे के बाद में आ रहा है और ऐसे व्यक्ति को हम लोग फ़ायदा दे सकते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी क्या है, इसमें एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आर्टरी या वेन के माध्यम से उस क्लॉट तक पहुंचते हैं और वो क्लॉट को निकाल देते हैं या फिर वहाँ पे कोई स्टेंट डाल देते हैं ताकि जो रक्त प्रवाह है वो दोबारा संचालित कर सके। तो ये हो गया मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये जो एक्यूट थेरेपी है इसमें और भी कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल, फिर जो है वो डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस है ना। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है कि जो हमारे पैरों के डीप वेन्स है वहाँ पे क्लॉटिंग न हो पाए, इसके लिए कुछ हम लोग इंतज़ाम करते हैं जिसको डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। उसके बाद जो है हमको ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्शन से बचाना होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम हर 2 या 3 घंटे में उसका जो पोजीशन चेंज करते हैं ताकि उनको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। तो ये स्ट्रोक के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या है जिनसे हम इनको बचा सकते हैं, वो है एक तो चेस्ट में इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन, बेड सोर्स और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जैसे जो पैरों की जो नसें हैं उसमें कोई अगर क्लॉट नहीं बन पाए उसका प्रोफाइलैक्सिस। इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिसको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है उनको ब्लड थिनर स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स है, जो रिस्क फैक्टर हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे, उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ होगा तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होगी या कोई इन्फेक्शंस होंगे तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये हो गई सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। बहुत बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब तक चलेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको स्ट्रोक हो चुका है उनको बार बार टेंडेंसी होती है दोबारा स्ट्रोक होने की। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलैक्सिस देते हैं एंटी प्लेटलेट्स और ब्लड थिनर्स के माध्यम से। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, वो आता है कि रिहैबिलिटेशन। मतलब ये जो स्ट्रोक से पीड़ित जो अपंगता आती है उसको दोबारा कैसे ठीक किया जा सके। तो इसमें बहुत ही अहम रोल है फिजियोथेरेपी का, सेकंड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, और तीसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो है उस व्यक्ति को बार बार जो अवयव काम नहीं कर रहा है, जो शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, उसको दोबारा जो है वो पैसिव फिजियोथेरेपी के माध्यम से और बाद में एक्टिव फिजियोथेरेपी के माध्यम से दोबारा क्रियान्वित करने का एक प्रयास होता है। दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से जो हमारी कार्य करने की क्षमता जो कम हो जाती है, बेसिकली उसको दोबारा संचालित करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, उसको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको सिखाता है और उस तरीके से आपकी जो क्रिया करने की क्षमता है उसको दोबारा संचालित किया जा सकता है। और तीसरा होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये क्या होता है, बहुत बार ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो डिप्रेशन
और मेमोरी लॉस इत्यादि समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन मरीजों को डिप्रेशन से दूर ले जाने के लिए तथा उनको उनकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए जो काउंसलिंग की जाती है उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा स्पीच थेरेपी भी स्ट्रोक के मरीज़ों में बहुत ही अहम है ताकि उनकी जो बोलने की क्षमता है उसको दोबारा संचालित की जा सके। ये तो हो गया इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट। हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है वो इस्केमिक स्ट्रोक से ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं और इनमें विकलांगता इस्केमिक स्ट्रोक से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी काफ़ी हाई हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स में जो ब्रेन का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, उसके कारण जो है मरीज़ का जान का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जो ये हेमोरेजिक स्ट्रोक के मरीज़ है इसमें सबसे अहम है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। दूसरा है इनका जो ब्रेन का प्रेशर है जिसको हम लोग इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं, उनको कम रखना, जो कि आवश्यक दवाइयों के द्वारा किया जा सकता है, जिसको ऑस्मोटिक डायूरेसिस बोलते हैं। उसके बाद ऐसे मरीज़ों को कभी कभी अगर इनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन भी लगता है, जिसमें क्रेनियोटॉमी एक बहुत अहम हिस्सा है ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए। इसमें न्यूरोसर्जन जो है वो ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए जो ब्रेन का स्कल है, जो उसकी हड्डी है, उसमें कभी छेद कर सकते हैं या फिर उसको ओपन करके प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये जो न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन होता है ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होती है। तीसरा होता है सीजर प्रोफाइलैक्सिस। तो ऐसे मरीज़ों को मिर्गी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे मरीज़ों को मिर्गी न आने के लिए दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। इसके बाद जो पड़ाव आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन, जो कि काफ़ी समान है जैसे हम लोगों ने अभी इस्केमिक स्ट्रोक में देखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट है और एक्यूट हेमोरेजिक स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट है, इसमें क्या समानताएं हैं और कहाँ ट्रीटमेंट में विभिन्नता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।